सम्मानीय व्यूअर, राज साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको साइंस और मैथ्स के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब को टच करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। कौन से ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इस ग्लैंड के बारे में एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा इमेज है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसी प्रकार से एक थैले नुमा रचना होता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। जिसके अंदर क्या होता है? आपका एंजाइम होता है। और यह एंजाइम डक्ट के माध्यम से, नलिका के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि में से निकलने वाला एंजाइम ब्लड में नहीं मिलता है, ब्लड से टच नहीं होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि। इसको हम पिछले कक्षा में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे शरीर में प्रमुख रूप से कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। तो देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि या तो क्या कहते हैं इसको? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से कौन कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं? पहला होता है लार ग्रंथि, जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। दूसरा है जठर ग्रंथि, जिसको क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। लार ग्रंथि हमारे मुंह में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पेट में होता है। इसके अलावा अगला है आंत ग्रंथि या इंटेस्टाइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन ग्लैंड। अगला ग्लैंड है स्वेद ग्रंथि या श्वेत ग्लैंड। क्या कहते हैं? स्वेद ग्रंथि या श्वेत ग्लैंड। अगला ग्लैंड है सेरुमिनस, इसको सीरुमिनस भी बोलते हैं। सेरुमिनस ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? सेरुमिनस ग्लैंड। इसके बाद आता है लेक्राइमल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? लेक्राइमल ग्लैंड। इसके बाद आता है मीबोमियन ग्रंथि। मीबोमियन ग्रंथि या अंग्रेजी में कहेंगे इसको मीबोमियन ग्लैंड, अंग्रेजी ही नाम है ये। इसके बाद है वसामय ग्रंथि। वसामय ग्रंथि, इसका दूसरा नाम है तेली ग्रंथि। क्या नाम होता है? तेल ग्रंथि या तैली ग्रंथि बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेबेसियस ग्लैंड। क्या कहते हैं? सेबेसियस ग्लैंड। इसके बाद आता है स्तन ग्रंथि, जिसको क्या कहा जाता है? मेमेमरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? मेमेमरी ग्लैंड। इसके बाद आता है मूलाधार ग्रंथि। क्या होता है? मूलाधार ग्रंथि, जिसको क्या कहते हैं? परनियल ग्लैंड। क्या कहा जाता है? परनियल ग्लैंड। उसके बाद है सेलेस्मक ग्रंथि या म्यूकस ग्लैंड। एक ग्लैंड और है इसमें, जो इसमें यकृत ग्रंथि। क्या कहते हैं? एक और है यकृत ग्रंथि, जिसको क्या कहते हैं? लीवर ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसको? लीवर ग्लैंड। तो इस तरह से हम 12 तरह के बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सारे ग्रंथि का अध्ययन आज तो हो नहीं पाएगा, तो इसको हम 2 भाग में अध्ययन करेंगे। तो आज पहले भाग में हम 4-5 ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपको
चित्र दिखाई दे रहा है। ये क्या है? आपका मुंह है। क्या है ये? मुंह, माउथ है। तो ये माउथ में ये देखिए थैलीनुमा रचना इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसी को कहते हैं ग्रंथि या ग्लैंड। तो हमारे मुंह में इस प्रकार से क्या पाया जाता है? ग्लैंड पाया जाता है या ग्रंथि पाया जाता है। तो मुंह में जो ग्रंथि पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि या सिलिवरी ग्लैंड। एकदम याद रखिए, सिलिवरी ग्लैंड कहां पाया जाता है? हमारे माउथ में पाया जाता है, मुंह के अंदर पाया जाता है। किंतु यह ग्लैंड केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। केवल ऐसे प्राणी जो स्तनधारी होते हैं उसी में पाया जाता है। तो मनुष्य स्तनधारी है, इसलिए मनुष्य में भी ये लार ग्रंथि होता है। इस लार ग्रंथि का निर्माण 24 घंटे में, याद रखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हमारे मुंह से 24 घंटे में कम से कम 1 से लेकर 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। हमारे मुंह में लार बनता है। अब इस लार में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथियों में अधिकांश क्या होता है? एंजाइम ही होता है। तो हमारी जो बहिस्रावी ग्रंथि लार ग्रंथि में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुख्य रूप से लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, डाइस्टेज एंजाइम, एमिलेज एंजाइम और म्यूलिन एंजाइम। ये हमारे मुंह में प्रमुख रूप से ये 5 एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो हमारे मुंह में जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु भी रहते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवाणुओं में से कुछ जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। अगला है टाइलिन एंजाइम। दूसरा है, इसके बाद इसमें क्या होता है? टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में क्या होता है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, जिसको मंड भी कहते हैं। तो इस स्टार्च के पाचन में मदद करता है। प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे भोजन सबसे पहले पाचन मुंह में ही होता है। भोजन का पाचन सबसे पहले कहां होता है? माउथ में होता है। जहां पर टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। उसी प्रकार से डाइस्टेज एंजाइम भी होता है। ये डाइस्टेज एंजाइम भी किसका पाचन करता है? ये भी स्टार्च का पाचन करता है। और एमिलेज एंजाइम, एक और एंजाइम इसमें से रिलीज होता है, लार ग्रंथि से और एक एंजाइम रिलीज होता है, एमिलेज एंजाइम। यह एमिलेज एंजाइम भी किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। भोजन में जो स्टार्च उपस्थित होता है उसका क्या करता है? पाचन करता है। लार ग्लैंड में, हमारे लार ग्रंथि में एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं म्यूलिन एंजाइम। क्या कहते हैं? म्यूलिन एंजाइम। ये म्यूलिन एंजाइम हमारे भोजन को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? चिपचिपा। एक तरह से कह सकते हैं हमारे भोजन में म्यूकस का निर्माण करता है। अर्थात हमारे भोजन में क्या का निर्माण करता है? म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। तो भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिसके कारण मुंह में जो भोजन होता है उस भोजन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? निगल सकते हैं। यदि ये म्यूलिन एंजाइम नहीं होता और भोजन यदि चिपचिपा नहीं बनता तो हमको निगलने में क्या होता? परेशानी होता है। अब याद रखिए कि इस लार ग्रंथि से क्या क्या होगा? ये लार ग्रंथि हमारे मुंह को हमेशा
नम बना के रखेगा। हमारा मुंह हमेशा कैसा रहेगा, हमारा मुंह में हमेशा नमी रहेगा। देखना आप लोगों का मुंह हमेशा नमी रहता है। तो ये हमेशा नमी किसके कारण होता है, लार ग्रंथि के कारण। भोजन के बाद जब हम भोजन का पाचन करते हैं मुंह से, तो भोजन को स्वच्छ रखने का काम, भोजन को माउथ को स्वच्छ रखने का काम क्या करता है, लार ग्रंथि करता है। इसके अलावा भोजन को निगलने में क्या करता है, मदद करता है। मुंह में जो भोजन है उस भोजन को लार ग्रंथि के कारण हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। और पाचन क्रिया में मदद करता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, भोजन का कुछ हिस्सा हमारे मुंह में ही क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। क्योंकि मुंह में भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम रिलीज होते हैं। उस एंजाइम के कारण बहुत कुछ हिस्सा भोजन का मुंह में ही पाचन हो जाता है। अब देखते हैं कि ये लार में क्या क्या होता है, लार में क्या क्या पाया जाता है। तो लार में जल होता है, पानी, और इस पानी की मात्रा 99% होता है। अर्थात लार में 99% जल होता है और बाकी अन्य क्या होता है, 1% बाकी अन्य होते हैं। जिसमें से क्या क्या और होते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं, बलगम, जिसको मैं म्यूलिन बोल रहा था, ये म्यूलिन क्या है, बलगम बनाता है, म्यूकस बनाता है। तो एंजाइम होता है, बलगम होता है और जीवाणुरोधी यौगिक होता है। क्या होता है, जीवाणुरोधी यौगिक। एक हमारे पास एक एंजाइम है जो जीवाणुओं को क्या करता है, मारता है, लाइसोजाइम एंजाइम। तो इसको कहेंगे जीवाणुरोधी यौगिक। इसके अलावा और अन्य रासायनिक तत्व कम मात्रा में होते हैं। तो इस तरह से इन सब से मिलकर क्या बनता है, लार बनता है। क्या बनता है, लार। अब याद रखिए, जब आपके सामने में कोई स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए तो क्या होता है, हमारे मुंह से स्वतः लार निकलने लगता है। हम अभी भोजन को ग्रहण नहीं किए हैं, फिर भी स्वादिष्ट भोजन को देखकर हमारे मुंह में अपने आप लार क्या होता है, रिलीज होने लगता है। अर्थात सबसे अधिक लार कब रिलीज होता है, स्वादिष्ट भोजन देखकर। सबसे अधिक लार कब रिलीज होता है, लार कब निकलता है, स्वादिष्ट भोजन या खाने की कोई चीज जो स्वादिष्ट हो, आपको ज्यादा पसंद हो, वह देखकर। और सबसे कम लार जब हम सोए रहते हैं, निद्रा में होते हैं, उस समय सबसे कम लार निकलता है। उस समय लार क्या होता है, सबसे कम निकलता है। तो इस प्रकार से बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ये लार ग्रंथि हमारे शरीर में क्या करता है, कार्य करता है। अब अगला आते हैं, ये देखिए, ये क्या का इमेज दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अमाशय। इसको क्या कहते हैं, अमाशय या स्टमक। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको, स्टोमक। यहीं पर इस स्टमक में जठर ग्रंथि होता है। अंदर में दानेदार क्या होता है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि अंग्रेजी में इसी को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अब पढ़ते हैं हम जठर ग्रंथि के बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हम सभी के पेट अर्थात अमाशय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, अमाशय या स्टमक में पाया जाता है। एकदम याद रखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या एंजाइम रिलीज होते हैं, क्या क्या तत्व रिलीज होते हैं। तो याद रखिए, इसमें एक एसिड रिलीज होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या रिलीज होता है, एसिड। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl रिलीज होता है। इसके अलावा पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, रेनिन एंजाइम रिलीज होता है और म्यूकस रिलीज होता है। क्या होता है, म्यूकस।
ये अभी अभी बताया था, लार्ज बलगम जैसा होता है, सबका अलग म्यूकस बहुत जगह होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जब हम भोजन को निगलते हैं, तो जैसी भोजन निगलते हैं तो हमारे आहार नली से होकर सबसे पहले कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। भोजन कहां पहुंचता है, आमाशय में। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, गला देता है। जो भोजन आया रहता है उसको और छोटा छोटा टुकड़ा बनाता है, एक तरह से इसको पेस्ट बना देता है। इसके अलावा जो जीवाणु मुंह में नष्ट नहीं हो पाए थे और हमारे आमाशय तक वो जीवाणु पहुंच गए, जीवाणु कीटाणु, उन जीवाणु और कीटाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण से हमारे शरीर को संक्रमण होने से क्या करता है, ये बचाता है। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एसिड है। एसिड कैसा होता है, एसिड को हम छुएंगे तो हमारा शरीर पूरा जल जाता है। क्या होता है, जल जाता है। तो हमारे पेट के दीवारें इस एसिड के निकलने से क्यों नहीं जलता है, थोड़ी देर में इसको बताएंगे। अब आते हैं दूसरा, पेप्सिन हार्मोन्स। ये पेप्सिन हार्मोन्स हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। क्या का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा यहां गैस्ट्रिक ग्लैंड से रेनिन एंजाइम, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, रेनिन एंजाइम रिलीज होता है, जो दूध में एक केसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। केसिन प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है, दूध में। तो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का क्या करता है, ये पाचन करता है। तो दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसको पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन एंजाइम होता है। इसके अलावा म्यूकस, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड होता है और एसिड हमारे जठर ग्रंथि से रिलीज होता है और पेट की दीवारों में पहुंचता है। तो ये पेट के दीवारें क्यों नहीं जल जाते, तो प्यारे बच्चों, हमारे पेट के आंतरिक सतह पर, दीवारों पर, हमारे पेट के आंतरिक दीवारों पर म्यूकस होता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस। इसको अंग्रेजी में श्लेष्मा कहते हैं। यह म्यूकस चिपचिपा होता है, चिपचिपा तरल, जो पूरे शरीर में होता है। तो आमाशय के आंतरिक दीवार को एसिड से बचाने का काम करता है। इस म्यूकस के कारण ही एसिड क्या नहीं कर पाता, हमारे आमाशय के आंतरिक दीवार को नष्ट नहीं कर पाता है, उसको नहीं जला पाता है। तो म्यूकस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में भोजन क्या होता है, भोजन को पूरी तरह से लिक्विड रूप में बदल दिया जाता है। जो भोजन होता है, इस भोजन को इस जठर ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। वो सारे एंजाइम मिलकर भोजन को किस रूप में बदल देते हैं, लिक्विड रूप में बदल देते हैं और आमाशय में फैला देते हैं। किंतु ये जो भोजन लिक्विड रूप में होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। एकदम याद रखिए, आमाशय में जो भोजन होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये तो हो गया हमारा कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड अर्थात जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब तीसरा आते हैं इसी में, ए देखिए, ए भी हमारा क्या है, इसको क्या कहते हैं, आंत। इसको क्या कहते हैं, आंत। यहां पर आपको दो प्रकार का आंत दिखाई देगा। इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, इसको बड़ी आंत। क्या कहते हैं, बड़ी आंत। और ये नीचे वाला को कहते हैं आपको छोटी आंत, इंटेस्टाइन। आंत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन। अर्थात ये क्या है, आपका छोटी आंत। तो जो भोजन हमारे आमाशय में
नहीं पच पाया, पूरी तरह से जो चीज नहीं पच पाया है उसका पूरी तरह से पाचन नहीं हुआ है, उस पूरे का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में इसका पाचन होता है। एकदम याद रखिए, बड़ी आंत में पाचन नहीं के बराबर होता है, पूरा पाचन बाकी जो बच गया है पूरा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसलिए छोटी आंत में भी क्या होगा? एंजाइम रिलीज होगा। तो अब देखते हैं हमारे छोटी आंत में ऐसे कौन सा ग्लैंड होता है, कौन सी ग्रंथि होता है जहां से एंजाइम रिलीज होता है। तो छोटी आंत से रिलीज होने वाले छोटी आंत में उपस्थित ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? आंत ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत ग्रंथि। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेस्टाइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन ग्लैंड। तो इंटेस्टाइन ग्लैंड अर्थात आंत ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। हमारे पेट में उपस्थित जो छोटी आंत होता है उस छोटी आंत में आंत ग्रंथि होता है, इंटेस्टाइन ग्लैंड होता है। अब इस आंत ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं? एक होता है सुक्रेज एंजाइम। प्यारे बच्चों याद रखना एकदम, ये सुक्रेज एंजाइम है और सुक्रोज एंजाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चे सुक्रोज को एंजाइम बोल देते हैं। तो सुक्रेज एंजाइम रिलीज होता है, माल्टेज एंजाइम रिलीज होता है, लैक्टेज एंजाइम रिलीज होता है, लाइपेज एंजाइम रिलीज होता है और इरेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है। ये प्रमुख रूप से ये 5 एंजाइम कहां से रिलीज होते हैं? छोटी आंत से। तो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज क्या करता है? जो भोजन आता है हमारे भोजन में क्या रहता है? सुक्रोज होता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज। इस सुक्रोज और कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है और फ्रक्टोज में बदल देता है। क्या किस में बदल देता है? ये ग्लूकोज में बदल देता है और फ्रक्टोज में बदल देता है। और यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज बाद में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा माल्टेज एंजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित माल्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज। क्योंकि हमारे भोजन में ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा मिलता है। ये ग्लूकोज कहाँ जाते हैं? हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में ये ग्लूकोज पहुंचकर वहां ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। किस में रूपांतरित हो जाते हैं? ऊर्जा में। इसी कारण हमको ग्लूकोज से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा मिलता है। इसके बाद आते हैं लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम भी क्या करता है? इस भोजन में उपस्थित लैक्टोज को हमारे भोजन में जो कहां से आया हुआ भोजन में? अमाशय से छोटी आंत में जो भोजन आता है उस भोजन में उपस्थित लैक्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदल देता है। और साथ में कुछ लैक्टोज को ग्लैक्टोज में भी बदल देता है। किसमें चेंज कर देता है इसको? ग्लैक्टोज में। इसी प्रकार लाइपेज एंजाइम आंत ग्रंथि में जो लाइपेज एंजाइम रिलीज होता है, ये लाइपेज एंजाइम भोजन में उपस्थित वसा को, भोजन में उपस्थित फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ग्लाइसरोल में। किसमें बदल देता है? फैटी एसिड में बदल देता है और ग्लाइसरोल में चेंज कर देता है। इसके बाद एक और एंजाइम यहां से रिलीज होता है। छोटी आंत से एक एंजाइम और रिलीज होता है जिसका नाम है इरेप्सिन एंजाइम। ये इरेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? एमिनो एसिड में। और ये जितना चीज बदल लेता है उसको हमारे आंतें क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जहां पर ये किसमें परिवर्तित होते हैं? ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो इस तरह से
छोटी आंत भी क्या करता है, प्रमुख रूप से भोजन का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी आंत से रिलीज होने वाला, आंत ग्रंथि से रिलीज होने वाले जो एंजाइम, आंत ग्रंथि से रिलीज होने वाला जो एंजाइम होते हैं, ये छोटी आंत में होता है, जो भोजन को पचाने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद अगला अगला बहिस्रावी ग्लैंड है श्वेत ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि। क्या कहते हैं, श्वेत ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि। आपके त्वचा में देखना इस तरह के क्या देखते हैं, रोम, बाल, छोटे बाल निकलते हैं, देखे होंगे। इस रोम के नीचे इस प्रकार से देखिए नली के समान, इस प्रकार से ये नली के समान क्या होते हैं, श्वेत ग्रंथि। ये क्या है आपका, श्वेत ग्रंथि। इस तरह से श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं। धागे में नली के समान, अलग अलग प्रकार के धागे नुमा नली के समान क्या पाया जाता है, श्वेत ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्वेत ग्लैंड। अब आते हैं हम श्वेत ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। श्वेत ग्रंथि या क्या कहते हैं इसको, श्वेत ग्लैंड। तो ये श्वेत ग्लैंड इसको कहा जाता है। श्वेत ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, इस श्वेत ग्रंथि से पसीना रिलीज होता है, पसीना निकलता है। आप लोग आपके त्वचा में देखेंगे कि हमारे त्वचा में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जिसको डक्ट कहते हैं या नलिका कहते हैं, उसके माध्यम से पसीना रिलीज होता है। तो श्वेत ग्रंथि से अर्थात श्वेत ग्लैंड से पसीना रिलीज होता है। प्यारे बच्चों, जो पसीना रिलीज होता है वो वास्तव में गंध रहित होता है। क्या होता है, गंध रहित होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता। मगर आप लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पसीने में गंध आती है, या हमारे भी पसीने में कभी कभी गंध आती है। तो ये गंध किस कारण से आती है, क्योंकि पसीना में क्या होता है, कोई भी गंध नहीं होता है। अब आते हैं श्वेत ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो आपको याद होगा हमारे शरीर पूरा त्वचा से ढका हुआ है। तो हमारे संपूर्ण शरीर में, हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, श्वेत ग्लैंड पाया जाता है। शरीर के हर हिस्से में क्या पाया जाता है, श्वेत ग्लैंड पाया जाता है, श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, जहां से पसीना रिलीज होता है। तो ज्यादातर पसीना कहां से रिलीज होता है, हमारे हथेली, हाथ में देखियो ना, हाथ का ऊपर वाला भाग, उसको क्या कहते हैं, हथेली। पैर के तलवे, पैर का नीचे वाला हिस्सा तलवा, उस पर पसीना सबसे ज्यादा निकलता है। कांख में जानते हो, आर्मपिट, हमारे हाथ के नीचे कांख होता है, जहां से हाथ निकलता है, उस कांख में भी पसीना बहुत निकलता है। इसके अलावा मस्तक, हमारे सिर में जो मस्तक होता है, उस मस्तक में भी पसीना ज्यादा रिलीज होता है। और गाल में भी बहुत पसीना रिलीज होता है। तो हमारे शरीर के ये प्रमुख भागों में सबसे ज्यादा पसीना क्या होता है, निकलता है। और ये पसीना कौन से ग्लैंड से निकलता है, श्वेत ग्लैंड से। अब देखते हैं कि इस पसीना में, इस जो पसीना निकलता है, उस पसीना में क्या क्या होता है। तो पसीना में जल 99% होता है। जल क्या होता है, पसीना में भी जल क्या होता है, लगभग 99% होता है। 99% तो पानी ही होता है। इसके अलावा लवण होता है। लवण माने नमक। आप पसीना को यदि चख के देखेंगे, अपने त्वचा को थोड़ा सा चख के देखेंगे, तो आपका त्वचा नमकीन लगेगा। तो पसीना में क्या होता है, लवण होता है, अर्थात नमकीन होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ होता है। नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ अर्थात अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जिसको हमको बाहर निकालना है, अर्थात जिसको क्या कहते हैं, यूरिया। नाइट्रोजन परिवर्तित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया में, उसके बाद यूरिया में। तो ये यूरिया होता है। क्या होता है, ये यूरिया होता है। ये भी पसीना के माध्यम से क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। क्योंकि जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है वो वर्ज्य पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के लिए कैसा होता है, लाभदायक नहीं होता है।
अब आते हैं कि इस पसीना जो श्वेत ग्रंथि होता है, ये श्वेत ग्रंथि हमारे शरीर में 20 लाख से लेके 40 लाख के बीच होता है। हमारे पूरे शरीर में जो पसीना श्वेत ग्लैंड होता है लगभग कितना होता है, 20 से लेके 40 लाख होता है। पसीना क्या करता है, श्वेत ग्लैंड क्या करता है, इसमें एक प्रमुख कार्य क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जो जल एवं लवण होता है, जल एवं नमक होता है, इस जल और नमक में संतुलन बनाने का काम करता है। क्या करता है, जल और नमक के बीच क्या करता है, ये संतुलन बनाता है। इसके अलावा पसीना हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। आपको याद होगा, यदि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा तापमान हो, तापमान हमारे शरीर में क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो पसीना निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, पसीना। पसीना इसलिए निकलने लगता है क्योंकि वो तापमान को क्या करता है, घटाना चाहता है, नियंत्रित करता है। तो पसीना एक तरह से तापमान को नियंत्रित करने का भी काम करता है। अब आ जाते हैं गंध। वास्तव में पसीना में गंध क्यों आता है, किसी किसी के पसीना में गंध क्यों आता है, तो हमारे शरीर में पसीना के साथ एक बीओ एंजाइम रिलीज होता है। कभी कभी क्या होता है, बीओ एंजाइम रिलीज होता है। तो जिसके पसीना में यदि बीओ एंजाइम पाया जाएगा तो उसका पसीना क्या होगा, गंध करेगा, उसका पसीना से क्या निकलने लगेगा, गंध। तो ये जो गंध होता है पसीना में, ये बीओ एंजाइम के कारण वह गंध होता है। पसीना का स्वयं का कोई गंध नहीं होता है। तो इसको कहते हैं, इस तरह से आप समझिए, श्वेत ग्लैंड। श्वेत ग्लैंड क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। अब अगला आते हैं हम, ये देखिए, ये आपका कान का चित्र है। क्या का चित्र है, आपको क्या का चित्र दिखाई दे रहा है, कान, ईयर। तो ईयर में आपको देखिए यहां पर एक क्या दिखाई दे रहा है, ईयर वैक्स। ईयर वैक्स होता है, क्या होता है, ईयर वैक्स। क्या होता है, ईयर कैनल में, ईयर कैनल मतलब कान की जो नली है, कान की नलिका में क्या होता है, ईयर वैक्स। तो आप देखते हैं सेरुमिनस ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि या क्या कहेंगे, सेरुमिनस ग्लैंड। तो ये सेरुमिनस ग्लैंड कहां पाया जाता है, ईयर के कर्णनाल की त्वचा में। हमारे कान के जो नली होता है, हमारे कान की जो नली में त्वचा होता है अंदर की ओर, उस त्वचा में क्या पाया जाता है, सेरुमिनस ग्रंथि। ये जो मैं दिखाया था क्या होता है, ये सेरुमिनस ग्रंथि पाया जाता है हमारे कान के अंदर। एकदम याद रखिए, कान के अंदर क्या पाया जाता है, कान के अंदर की जो त्वचा होता है, उस त्वचा में सेरुमिनस ग्लैंड होता है। क्या होता है, सेरुमिनस ग्लैंड होता है। और इस सेरुमिनस ग्लैंड से सेरुमन नाम का पदार्थ रिलीज होता है। कौन सा पदार्थ रिलीज होता है, सेरुमन पदार्थ। सेरुमिनस ग्लैंड से रिलीज होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सेरुमन पदार्थ कहते हैं। इसी सेरुमन पदार्थ के कारण, ये जो सेरुमन पदार्थ के कारण क्या का निर्माण होता है, हमारे कान के अंदर में मोम का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, ईयर वैक्स। ईयर वैक्स या मोम का निर्माण, ईयर वैक्स कहते हैं, या मोम का निर्माण होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कनघुआ। कान के अंदर में कनघुआ बोलते हैं जिसको, ये बहुत महत्व का होता है। तो हमारे अंदर में जो कनघुआ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ईयर वैक्स कहते हैं। कभी कभी आप डंडियों की सहायता से या किसी की सहायता से उसको निकालने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसे करने से हमारे कभी कभी कान में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज हमारे कान में नहीं डालना चाहिए। ये ईयर वैक्स समय समय पर स्वतः ही बाहर निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ईयर वैक्स, ये जो ईयर वैक्स होता है, जो कनघुआ होता है, वो हमारे कर्णपट को सुरक्षा प्रदान करता है। कर्णपट मतलब कान हमको किसमें मदद करता है, कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। यदि इस कान की नली से
कोई धूल के कण, बैक्टीरिया या कोई जीवाणु अंदर घुस जाता है, अंदर में क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, तो हमारा कर्णपट क्या हो जाएगा, कर्णपट को ये प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है, कर्णपट को प्रभावित कर सकता है। तो ये धूल के कण है, बैक्टीरिया है या कोई जीवाणु है, ये कहाँ जाके चिपक जाते हैं, ईयर वैक्स में जाके चिपक जाते हैं, जिसके कारण हमारा कर्णपट कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है। तो एक तरह से जो कनघुआ होता है ये हमारे कर्णपट को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण से हम आसानी से सुन सकते हैं। तो इसको कहते हैं सेरुमिनस ग्रंथि। तो कहाँ प्यारे बच्चों, सेरुमिनस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर के कान के अंदर में सेरुमिनस ग्लैंड पाया जाता है, जहां से क्या निकलता है, सेरुमन पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, सेरुमन पदार्थ। यही सेरुमन पदार्थ क्या बनाता है, मोम का निर्माण करता है, या क्या कहते हैं, ईयर वैक्स, और हम सामान्य भाषा में उसको कनघुआ कहते हैं। अब आते हैं, अगला है ग्रंथि। ये आज का अंतिम है, दुग्ध ग्रंथि। तो आपको याद होगा सभी महिलाओं में, जो सभी वयस्क महिलाएं, ग्लैंड, ये देखिए गुच्छा गुच्छा में क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड पाए जाते हैं। इन्हीं ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, दुग्ध ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, दुग्ध ग्रंथि या मेमेरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमेरी ग्लैंड। इधर आते हैं तो स्तन ग्रंथि या दुग्ध ग्रंथि, या इसको क्या कह सकते हैं, मेमेरी ग्लैंड। क्या कहते हैं, मेमेरी ग्लैंड। तो ये जो मेमेरी ग्लैंड होता है वो स्तन के जो चमड़ी होता है, स्तन के चर्म की गहराई में, हमारे स्तन के बाहर जो चमड़ी होता है उसके गहराई में थोड़ा अंदर की ओर यहाँ ग्लैंड पाया जाता है। अंदर की ओर क्या पाया जाता है, ग्लैंड। तो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ ग्लैंड संयुक्त नलिकाओं के रूप में या संयुक्त कुपिका के रूप में ग्लैंड पाया जाता है। और इसी ग्लैंड से, इसी स्तन ग्लैंड से अर्थात मेमेरी ग्लैंड से दूध रिलीज होता है। क्या होता है, दूध रिलीज होता है। किंतु प्यारे बच्चों, यह दूध कब रिलीज होता है, इसमें याद रखना, स्तन ग्लैंड में या मेमेरी ग्लैंड में हार्मोन्स की भी भूमिका होता है। क्या होता है, हार्मोन्स की भी भूमिका होता है। ये दूध का जो निर्माण होता है, स्तन ग्लैंड में जो दूध का निर्माण होता है, वास्तव में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के एक्टिव हो जाने से, उत्तेजित हो जाने के कारण दूध का निर्माण होता है। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक्टिव नहीं होगा तो ऐसी माँ के दूध में क्या, ऐसी माँ के जो स्तन में दूध रिलीज नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, दूध रिलीज नहीं हो पाएगा। तो जिनके स्तन में दूध रिलीज नहीं हो पाता है, इसका मतलब है कि उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज हो रहा है। ऐसे भी प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूं, जो महिलाएं शिशु को जन्म देते हैं, यदि वो शिशु को जन्म दे रहे हैं तो उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अवश्य रिलीज होता है। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अवश्य रिलीज होता है। और वृद्धि जो स्तन है, स्तन की वृद्धि करने में, स्तन को बढ़ाने में और दूध की मात्रा को बढ़ाने में, स्तन एवं दूध की मात्रा को बढ़ाने में महिलाओं में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो। इन हार्मोन्स के कारण स्तन में भी वृद्धि होती है और दूध में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण हम शिशु को दूध क्या करती है, माता आसानी से आहार के रूप में उसको क्या करती है, पिलाती है। तो इस तरह से मेमेरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, दूध रिलीज होता है। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें और जो शेष ग्लैंड है, इन ग्लैंड को हम इसके सेकंड भाग में अध्ययन करेंगे।